आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। जनहित की कवर स्टोरी में बात राजधानी दिल्ली की। आज सुबह सुबह भूकंप ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। 35 सेकंड के लिए पूरा एनसीआर कांप उठा। आज भूकंप का केंद्र कहीं दूर नहीं, इंडिया गेट और संसद के बहुत पास दिल्ली में ही था। हम बताएंगे कि दिल्ली किस डेंजर जोन में है और उसे कैसे बचना है। इसके बाद बात महाकुंभ की। पहले कुंभ में भगदड़, फिर दिल्ली स्टेशन पर भगदड़। इसके बाद भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। डुबकी के बाद अब ट्रैफिक जाम के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रेलवे ने जरूर आज एक सबक लिया, वो खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों का आना जारी है। अब तक अमेरिकी जहाज 3 खेप में भारतीयों को ला चुका है। आज हम जहाजों की नहीं, उस डंकी रूट की बात करेंगे, उसकी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जिस पर चलकर हजारों लोग हर बार मुसीबत में, मुश्किलों में फंस जाते हैं। दिल्ली में नई सरकार का मंडप तैयार हो गया है, मुहूर्त भी आ गया है, शहनाई भी रेडी है, लेकिन दिल्ली को अब भी नहीं पता कि दूल्हा कौन होगा। 48 घंटों से जैसे तैसे रेस सिमटकर 2 नामों पर आई थी, लेकिन उसके बाद शाम को 2 और नाम जुड़ गए हैं। पूरी खबर रखेंगे आपके सामने और जनहित के स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे यमुना मैया के अच्छे दिन आ गए। सरकार बनने से पहले ही साफ यमुना का सपना साकार होने लगा है। क्या है क्लीन यमुना का मास्टर प्लान और अब तक क्यों गंदी राजनीति यमुना पर हावी हो रही थी, ये भी जानेंगे। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रखेंगे आपके सामने। तो चलिए जनहित की शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली जो डेंजर जोन में पहले से है, लेकिन आज सुबह सुबह एक बार फिर दिल्ली पर खतरे का अलार्म जोर से बज उठा। आज दिल्ली और एनसीआर वालों की नींद सुबह वक्त से पहले टूट गई। घड़ी का अलार्म बजता उससे पहले ही कुदरत का अलार्म बज उठा और पूरी दिल्ली एनसीआर बिस्तर छोड़कर भागता और हांफता हुआ घर के बाहर निकल आया, क्योंकि यह अलार्म था भूकंप का। इतनी जोर से जमीन थरथराई कि काफी देर बाद तक लोग अपने घरों में नहीं लौट रहे थे। आज जनहित में हम दिल्ली को जागरूक करेंगे, उसे बताएंगे कि वो किस डेंजर जोन में बैठी है। हम दिल्ली को डराएंगे नहीं, बल्कि उसे बताएंगे कि भूकंप से बचने के लिए उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले वो डर देखिए। कुछ सेकंड का वो एक झटका, लेकिन दिल्ली वाले इस झटके से सहम गए हैं। इतना तेज झटका आया कि हम सब तो डर ही गए। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। इतना तकलीफ भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। बहुत जोर से झटके आए दिमाग में, सब डर गए हम। दिल्ली में सोमवार की सुबह सूर्योदय से ठीक 82 मिनट पहले धरती इतनी जोर से कांपी कि लोग एक झटके में नींद से उठ गए। समझ तो आ चुका था कि ये भूकंप का झटका था। इतने में भूकंप आया का शोर भी सुनाई पड़ गया। घड़ी की सुइयां ठीक 5:36 पर थी जब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। विज्ञान के मुताबिक भूकंप कितना तेज था इसे बताएं, उससे पहले आप सीसीटीवी में रिकॉर्ड वो मंजर देखिए जब धरती कपकपाई और देश की राजधानी में डर का तूफान उठ गया। ऐसे लोग महज गिनती के थे जिनकी इस झटके पर भी नींद नहीं टूटी, जिन्हें भूकंप का एहसास नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने भूकंप के झटके और अनहोनी की आशंका दोनों को महसूस किया। उन्हीं लोगों की जुबान से वो डरावना एहसास सुनिए जब भूकंप के झटकों ने उन्हें झकझोर दिया। भूकंप आ गया था और काफी तगड़ा झटका था। थोड़ा डरे सहमे है लोग। इतना तेज झटका आया कि हम सब तो डर ही गए। डर के मारे सब कोई घर से बाहर निकल के जब तक गेट खोले इतना तेज आया कि कोई संभालने का मौका भी नहीं दिया। बहुत जोर का झटका जैसा लगा तो धड़फड़ा के हम लोग बेड से उठे और घर की बाहर की ओर दौड़े।
एकाएक झटका से लोगों में हताश जरूर हो गए, दहशत जरूर बढ़ गई। भूकंप के वक्त बहुत जोर से डरावनी आवाज हुई और फिर 1-2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 35 सेकंड तक धरती हिलती रही। कमजोर मकान तो छोड़िए, बड़ी इमारतें भी डोलने लगी। दिल्ली के इंडिया गेट पर हर सुबह बड़ी संख्या में लोग टहलने आते हैं। सुबह सुबह भूकंप ने इन लोगों को भी डरा दिया। मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ, मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा, इतना भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। खड़ा था जी उस टाइम पे, वो कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ, फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस तो दिल्ली का सेंटर है। दिल्ली का कोना कोना तक थर्रा उठा। राजधानी के अड़ोस पड़ोस में यूपी हरियाणा के शहर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप 5:25 पर आया था, महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। कम से कम ऐसा था 10 सेकंड का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंसानी आपदा के 33 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि यात्रियों का प्राकृतिक आपदा से भी सामना हो गया। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। गनीमत रही कि भूकंप के सिर्फ झटके महसूस हुए, कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना भूकंप के चपेट में आकर कच्चे पक्के वैध अवैध मकानों के शहर दिल्ली में क्या से क्या हो सकता था, ये सोचकर ही दिल्ली सुबह से अब तक थर्रा रही है। जब भी भूकंप आता है तब उसके खतरे 2 पैरामीटर पर नापे जाते हैं। एक तो तीव्रता कितनी थी और दूसरा एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र कहां था। तो आइए आपको अब बता देती हूं कि आज के भूकंप की तीव्रता क्या थी और उसका पता क्या था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। इस तीव्रता का मतलब क्या होता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, आगे आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। अभी आप भूकंप के एपिसेंटर यानी केंद्र के बारे में जानिए, जो दिल्ली के ही धौला कुआं इलाके में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। यानी अब की बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या नेपाल नहीं, बल्कि देश के दिल दिल्ली में ही था। धौला कुआं इलाके में जहां भूकंप का एपिसेंटर था, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर की है, जबकि पीएमओ भी यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतना ही नहीं, इंडिया गेट की दूरी भी भूकंप के एपिसेंटर से सिर्फ 6 किलोमीटर ही है। और दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस भी 7 किलोमीटर के दायरे में आता है। यानी देश के इतने अहम ठिकाने जहां से सरकार चलती है, जहां संसद है, वो सारे के सारे भूकंप के केंद्र के बेहद करीब हैं। हालांकि नया संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, ये इमारतें बेहद मजबूत हैं। ऐसे में इन पर भूकंप का खास असर तो नहीं होता, लेकिन भूकंप के एपिसेंटर से इन इमारतों के बेहद पास होने को मामूली घटना नहीं माना जा सकता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 होने का क्या मतलब है और धरती क्यों इतनी जोर से कांपी कि दिल्ली को अनहोनी होने का डर सताने लगा। इन सवालों पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए क्या दी है जानकारी, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। सुबह का टाइम और काम एंड क्वाइट, बहुत से लोग सोए हुए हैं और बहुत ही सैलो गहराई पर अर्थक्वेक होना और रंबलिंग साउंड होना एक जो है लोगों में लाजमी था कि उस तरह से घबराए हुए उठे। और ये जो जोन है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी अर्थक्वेक हुआ ही नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि उसको यदि हम 50 किलोमीटर की पेरीफेरी लें तो 1993 से लेकर आज तक, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को हम मानते हैं, दिल्ली एनसीआर को यदि 50 किलोमीटर लें तो करीब करीब 420 अर्थक्वेक हुआ। आज का अर्थक्वेक जो है 421 है। एक्चुअली यदि तीव्रता बड़ी होती या गहराई जो है और कम होता 5 किलोमीटर से भी, और यदि ये अर्थक्वेक जो है और गहन रात्रि में हुआ होता, लोग पैनिक से बाहर भी आते, तो कहने का मतलब कि अंदेशा बहुत से कुछ लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर है कि जितना भी तीव्रता ज़्यादा होगी
वहाँ पर चांसेस जो है जान माल की काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तीव्रता बढ़ती है तो जो अर्थक्वेक से जो शेकिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, नहीं तो ज़्यादा होता है। यानी दिल्ली एनसीआर की खुशकिस्मती थी कि ना तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी और ना ही उसकी गहराई, वरना दिल्ली का क्या हश्र होता ये सोचना कठिन है। इस भूकंप का असर क्या हुआ, अब उसकी एक बेहद डरावने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूं। आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली के धौला कुआं इलाके के झील पार्क की है, ठीक वही जगह जहां भूकंप का केंद्र था। यहां एक बड़ा पेड़ जड़ से ही उखड़ गया। पार्क की देखरेख करने वालों ने बताया कि कल तक ये पेड़ सही सलामत था। आज भूकंप के बाद इसका क्या अंजाम हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वैसे दिल्ली पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, इसकी वजह आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता के भूकंप का क्या मतलब होता है। 4 की तीव्रता वाले भूकंप में 3 की तीव्रता के मुकाबले 10 गुना तेज झटके महसूस होते हैं। इसी तरह से 5 की तीव्रता वाले भूकंप में 4 की तीव्रता के मुकाबले और 10 गुना तेज झटके महसूस किए जाते हैं। वहीं 6 की तीव्रता वाले भूकंप में 3 की तीव्रता के मुकाबले 1000 गुना तेज झटके महसूस होते हैं। अब जरा आप सोचें, अगर दिल्ली में 6 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो फिर क्या होगा। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में खड़े इन पुराने मकानों का क्या अंजाम होगा। यमुना किनारे बसी अवैध कॉलोनियों का क्या हश्र होगा। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या यहां की घनी आबादी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली राजधानी दिल्ली में तो लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से बेहद सटे हुए बने हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स आते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 साल में जरूर होती है। और इसीलिए यह चिंता का विषय भी है, क्योंकि दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती इमारतें खासतौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात हो गई हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं की गई। दिल्ली के लिए मुश्किल यह भी है कि यह शहर हिमालय के करीब है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था, और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। यानी दिल्ली में भूकंप की आशंका आगे भी बनी हुई है। भारत के करीब 59% इलाके भूकंप की डेंजर जोन की कैटेगरी में आते हैं। इन कैटेगरी को मोटे तौर पर 4 जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे जोखिम वाला क्षेत्र है। इसमें 9 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप की आशंका रहती है। जोन 4 में 8 की तीव्रता वाले भूकंप का डर रहता है, और इसी जोन में देश की राजधानी दिल्ली भी आती है। जोन 3 मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसमें 7 तक की तीव्रता वाले भूकंप का खतरा रहता है। जोन 2 कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसमें 6 या कम तीव्रता वाले भूकंप की आशंका रहती है। जनहित में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि वैज्ञानिकों ने भले ही बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा ली हों, लेकिन अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो भूकंप का अनुमान वक्त से पहले लगा सके। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आए, जैसा कि आज दिल्ली में भी नहीं आया, जो राहत की बात रही। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है। इसके लिए जरूरी है कि बिना जांचे परखे कहीं भी कोई निर्माण ना हो। रिवर बेल्ट पर कब्जा करके उस पर मकान न बनाए जाएं, क्योंकि भूकंप के बाद अवैध और कमजोर निर्माण ढहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा सिवाय अफसोस के। दिल्ली की खबर से बाहर निकलते हुए बात अब प्रयागराज महाकुंभ की। 9 दिन के बाद संगम के किनारे दुनिया का यह सबसे बड़ा आयोजन खत्म हो जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली। जो बाकी रह गए हैं वो देश के तमाम हिस्सों से लगातार प्रयागराज की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी का असर क्या होता है, इसका अंदाजा प्रयागराज से सामने आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए और लगाइए। महाकुंभ में इन दिनों जो भीड़ उमड़ रही है, उसके चलते पूरे प्रयागराज की सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है, और अगले कुछ दिनों तक भी प्रयागराज में अमूमन ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है, क्योंकि लाखों की संख्या में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान की उम्मीद लिए प्रयागराज की ओर निकल पड़े हैं। यात्रियों के ऐसे ही जत्थे देश के कई रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की शक्ल में मौजूद हैं।
जो किसी भी हाल में प्रयागराज जाने पर आमादा हैं, इस बात से बेफिक्र कि उनका ये सफर कितना मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। चलते समय जाएंगे हम लोग पुणे, टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। कोई काम का नहीं है ये सब चीज, मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया। एग्जाम चालू है मेरा। कब से परेशान है, सीधे ट्यूशन किए हुए हैं। हम जब शूटिंग चढ़े तब तक उतना भीड़ नहीं था, उसके बाद बहुत भीड़ हो गया। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। पुलिस प्रशासन बोलती है कि मदद करेंगे, जब ट्रेन आती है तो सच्चाई कुछ और होती है और हम लोग को छोड़ दिया जाता है। देश भर से प्रयागराज होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें व्यस्त हैं। ना त्योहार का सीजन है, ना छुट्टियों का वक्त, फिर भी यात्री त्रस्त है, क्योंकि प्रयागराज के लिए निकले श्रद्धालुओं के भीड़ के चलते देश के तमाम स्टेशनों पर रेलवे के सारे इंतजाम और यात्री सुविधा के सारे तामझाम छोटे साबित हो रहे हैं। यात्रियों की ऐसी ही भीड़ शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटी, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट का सारा सिस्टम मिनटों में चरमरा गया। भगदड़ मच गई, 18 जाने चली गई। अब रेलवे प्रशासन सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीट रहा है। दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में 1 हफ्ते के लिए बंद की गई है। अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है, ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। बड़ा सवाल है कि यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे को कितनी साधारण सी बात इतनी देर से क्यों याद आई। ये बेसिक समझ पहले ही दिखा दी होती तो क्या स्टेशन पर भगदड़ और उसमें हुई 18 मौत टाली नहीं जा सकती थी। कुछ साधारण से सवाल हैं जो रेलवे से कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। अब जाकर रेलवे इस दिशा में कुछ एक्शन में आया है। एक्शन क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले वो सवाल भी जान लीजिए। क्या रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं हो सकता? क्यों ना जिनके पास टिकट हो उन्हें ही स्टेशन में एंट्री दी जाए? क्यों ना हर प्लेटफॉर्म की एंट्री पॉइंट पर यात्री टिकट चेक हो? क्यों ना जनरल के उतने ही टिकट बुक हो जितनी की सीटें हों? लेकिन शनिवार की भगदड़ के बाद अब जाकर रेलवे को ये समझ में आया है। अब जाकर उसने रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी शुरू की है। कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं ताकि लोगों को वहां पे होल्ड कर सकें। रेलवे के मुताबिक देश में 60 ऐसे स्टेशन हैं जहां पूरे साल भीड़ रहती है। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर यात्रियों को पहले ही रोका जाएगा। केवल वही यात्री स्टेशन पर जा पाएंगे जिनकी ट्रेन आने वाली होगी। बाकी यात्रियों को उनकी ट्रेन आने तक होल्डिंग एरिया में ही रोके रखा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल है कि होल्डिंग एरिया 60 स्टेशनों पर ही क्यों? देश के सारे स्टेशनों पर क्यों नहीं? एयरपोर्ट जैसे एक ही व्यवस्था बनाकर रखने में आखिर समस्या क्या है? सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, वृद्धों नेताओं की मदद करें। हम लोग श्री राम के भक्त हैं, कभी भी मरने के लिए तैयार हैं। आस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। महाकुंभ का फिर मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि पूर्ण विश्वास है, आस्था है, इसलिए आस्था है, जान दे देना। जान दे देना, मरेंगे भी तो धर्म के नाम पर मरेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के रेलवे स्टेशनों से अब भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली स्टेशन के अंदर थी। किसी भी हाल में महाकुंभ जाने की जिद में सफर सिरदर्द बनने के बावजूद लोग स्टेशन पे वापस घर जाने की बजाय जान जोखिम में डालकर प्रयागराज जाने के लिए अड़े हुए हैं। फिर चाहे ट्रेन छूट जाए या फिर दम साधे हुए ही सफर करना पड़े। वैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने वाली है। कई साल से रेलवे के हवाले से ऐसी खबर आती रहती है कि देश के अहम रेलवे स्टेशनों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि स्टेशन पर रेल यात्री
हवाई यात्रियों जैसी सुविधाएं उनको मिल पाएंगी। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए सुविधाएं होती हैं। भीड़ और भगदड़ जैसे हालात ना खड़े हो, इसके लिए यात्रियों से नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाता है। एयरपोर्ट पर भीड़ रोकने के लिए तय वक्त पर ही यात्री चेक इन करते हैं। रेल यात्री ट्रेन के शेड्यूल टाइम से कई घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले ही यात्री के टिकट और दस्तावेजों की जांच हो जाती है। ट्रेनों में लोग बेटिकट से भी नहीं डरते, क्योंकि टिकट की जांच तब होती है जब यात्रा शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट पर सिर्फ यात्रा करने वाले को ही अंदर एंट्री दी जाती है। यात्री को छोड़ने आए लोगों को बाहर ही, जो सबसे मेन गेट होता है, उसके बाहर ही रोक दिया जाता है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर यात्री के साथ आए लोग भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। हवाई यात्री एक तय सीमा तक सामान ही अपने साथ लेकर यात्रा के दौरान जा सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए भी तय सीमा में सामान साथ ले जाने का नियम है, लेकिन ना तो कोई नियम मानता है, ना ही वहां पर इसका पालन करवाया जाता है। हवाई यात्रा में क्षमता के मुताबिक फ्लाइट में बुकिंग होती है। हालांकि भारत जैसे देश में अब भी ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जो हवाई टिकट का खर्च उठा पाते हैं, क्योंकि आरामदायक यात्रा के नाम पर एयरलाइंस यात्रियों से मोटा पैसा वसूलते हैं, जो सबके बस की बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सफर करने के लिए ट्रेन ही पकड़ता है। लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद के चलते ट्रेनों में सीटें और प्लेटफॉर्म पर जगह कम पड़ने लगी है। इसीलिए रेलवे उतने ही जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बेचे जितना ट्रेनों में क्षमता है और प्लेटफॉर्म पर भीड़ संभालने की जगह भी। नई दिल्ली स्टेशन पर जब भगदड़ मची थी, तब लोगों का आरोप था कि वहां रेलवे प्रशासन के लोग बहुत कम थे। ऐसे में समय रहते जिन्होंने लोगों को अस्पताल पहुंचाया वो थे रेलवे स्टेशन के कुली, जो आम दिनों में सामान ही उठाते हैं। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वक्त उन्होंने घायलों को उठाया, कई शव भी उठाए, यहां तक कि पास के पैसे इकट्ठे करके घायलों को अस्पताल भी भेजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची तो जो कूली हैं, जिनको स्टेशन की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये लोगों की मदद करने में सबसे आगे आए और इनकी बदौलत कई ऐसे लोगों की जानें बच पाईं जो कि सही वक्त पर जो अस्पताल पहुंच पाएं और इन्हें जो है वो सही तरीके से उपचार मिल पाया। और ऐसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई कूली जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहोश होने के बाद फिर आप लोगों ने किस तरीके से मदद करी? वो हम लाए ठेले में धर के मर गए, उनको स्ट्रेचर पे कल गोदी में उठा के और बाहर लाए। उनके पैसे नंगे, बैग भी नंगे, पैसे दिए, ऑटो में भेजे। फिर कहाँ भेजा? ऑटो में? हॉस्पिटल। कौन से अस्पताल की तरफ भेजा था? अब वो हमको पता नहीं उनके पास कहाँ गए हैं, वे सरकारी में गए हैं कि प्राइवेट में गए हैं। इतने आपने ऐसे लोगों की जो यात्री थे उनको स्टेशन से निकाल करके बाहर अस्पताल की ओर भेजा? 10-15 आदमियों को भेजा था। 15-20 हाँ 15-20। तो इधर ही सारे कुल इधर ही खड़े थे, तो यहाँ से एकदम दौड़ के गए। फिर हम सीढ़ियों से नहीं गए, हम सीधे गए गाड़ी में से निकल के लाइन क्रॉस करके गए हम। एक बाप उसकी बेटी को लेके आ रहा था मृतक कंधे पे रख के, तो उस टाइम हमको वो चीखता चिल्लाता आ रहा था उस टाइम। तो उसने बोला भैया मैं हमको कुछ व्यवस्था करवाओ किराए की। हमने सबने मिलके 100 रुपये दे के ऑटो करवाया उनको। क्या आया जब ये देखा? तो वो देखा था उस टाइम हमारे आंखों में आंसू आ चुके थे। उस टाइम गंभीर भरी स्थिति में था उसका बाप, उसकी पत्नी भी गुम हो चुकी थी उस टाइम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये कुली जो हमारे देश के लोग हैं, आप सोचिए मुश्किल में पड़े लोगों को कैसे खुद अपने पैसे खर्च करके अपनी कोशिशों से अस्पताल तक पहुंचाया, जिसके बाद कई लोगों की जान बच पाई। और इसीलिए पूरा भारत देश इन्हें कह रहा है शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात उन लोगों की जिन्हें भारत से ज्यादा अमेरिका दिखती है, लेकिन वहां भी गलत रूट से गए और अब अमेरिका उन्हें बांधकर वापस देश भेज रहा है। अमेरिका 2 हफ्तों में अब तक 3 बार अवैध प्रवासियों को अपने जहाज से भारत वापस भेज चुका है। सबसे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीय बेड़ियों में जकड़े हुए भारत आए। इसके बाद परसों यानी 15 फरवरी को 119 भारतीयों को भेजा गया। कल भी 112 भारतीय हिंदुस्तान की जमीन पर वापस आए हैं। अमेरिका से वापस आए लोगों ने कई वीडियोस भी हमें दिए। इसमें उन लोगों के डंकी रूट यानी अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की भयानक कहानी दर्ज है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको डिपोटेशन पर हो रही पॉलिटिक्स भी दिखाने वाले हैं।
ਪਨਾਮਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। डंकी रूट यानी विदेश जाने का ऐसा गैर कानूनी रास्ता जिस पर चलने वाला जंगल, जानवर, पहाड़ और नदियों से लड़ता हुआ अमेरिका जैसे देशों में घुसता है। 38 साल के मनदीप सिंह ने भी यही किया था। 17 साल फौज की नौकरी करने के बाद अचानक इन्हें अपने देश से ज्यादा संभावनाएं अमेरिका में दिखी। जाने का वैध रास्ता नहीं था तो एजेंट के जरिए डंकी रूट पकड़ लिया। पनामा नहर के रास्ते पर ये 13 दिन पैदल चले, 42 नदियां पार की। तो पैदल भी चलना पड़ा बीच में? ਪੈਦਲ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 40-42 ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਆ, ਦਲਦਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। 13 दिन पैदल चले आप लोग? 13 दिन पैदल चले। मनदीप की तरह ही 21 साल के हरप्रीत ने भी डंकी रूट लिया था। एजेंट उसे ग्वाटेमाला के रास्ते अमेरिका ले जा रहा था, लेकिन बीच में ही गोलियां चलने लगी। ग्वाटेमाला तो साडा मतलब सफर स्टार्ट ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, गोलीबारी हुई ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। डंकी रूट के हर कदम पर खतरा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जाने की सनक में हर शख्स ने लाखों रुपए देकर अपनी जान एजेंट्स को सौंपी थी। ज्यादातर केस में एजेंट्स ने लोगों के साथ धोखा किया। ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਡੋਂਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖਵਾਤੇ ਫਿਰ। वो कहते हैं ना, प्यासा खुद कुएं के पास जाता है। डिपोटेशन वाली ज्यादातर कहानियां ऐसी ही हैं। कई लड़के अमेरिका जाने के लिए खुद एजेंट्स को अपने माँ बाप की जमा पूंजी देकर आ गए। अब वहां से खदेड़े जाने के बाद पछतावे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे यार दोस्त भी वहाँ है, मतलब कि बोल रहे थे आ जाओ, सही है वहाँ पे, मतलब कि अमेरिका की लाइफ सही है, मतलब कि लाइफस्टाइल सही है, मतलब कि जीने का ढंग है। इंडिया में सही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आ जाओ। अमेरिका से वापस भेजे जाने वालों में पंजाब के युवा ज्यादा हैं। उनकी विलायत जाने की लत से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वाकिफ हैं। इसीलिए डिपोटेशन पर सवाल उठाने के साथ साथ वो अपने प्रदेश के युवाओं को पंजाब की खूबियां गिना रहे हैं। परमात्मा ने इन्ना कुछ दिता इस धरती नूं, दसो मैनूं की नहीं हैगा साडे कोले। झोटे दे सिर वर्गी साडी धरती है। 150 मन दाने पैदा कर दिंदी है एक साल च। 90 मन झोना, 60 मन कणक। किसे दुनिया की धरती इन्ने दाने पैदा करने वाली है नहीं। ऐसा नहीं है कि डिपोटेशन में सिर्फ पंजाब के लोग ही आ रहे हैं। अब तक आए 335 लोगों में जहां पंजाब के 129 हैं, तो हरियाणा के 112 और गुजरात के 74 लोग भी शामिल हैं। हमारे देश के चुनिंदा युवाओं में विदेश जाने की ललक उन्हें ऐसे खतरनाक रास्तों पर लेकर जा रही है। जनहित में हमारे देश के नौजवानों को यह जानना जरूरी है कि किसी भी देश में गैर कानूनी तरीके से वहां पर जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, यह अपराध है। सिर्फ विदेश चले जाने से आपकी जिंदगी नहीं सुधरेगी, और ऐसे जान जोखिम में डालकर तो कतई नहीं। नौजवानों को यह समझना होगा कि किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता है हुनर। अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनती हैं, तो हमारे इस खूबसूरत देश में रहकर भी आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। और अगर यही आपने फर्ज से अर्श तक का सफर तय कर लिया, तो जरा सोचिए आपके माँ बाप, आपका परिवार कितना खुश होगा। और इसके साथ ही सरकार को भी चाहिए कि उन एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो इन लोगों को डंकी रूट से विदेश भेजते हैं और इन मासूम लोगों का पूरा फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली के सीएम की। दिल्ली को उसका नया दूल्हा आज भी नहीं मिला, आज भी आंखें तरस गईं। अब खबर है कि 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसी दिन तय होगा कि किसे घोड़ी चढ़ना है, और फिर 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ के साथ इस लीला का समापन हो जाएगा। दूल्हे का आता पता हो ना हो, पर इतना तो तय है कि बारातियों का स्वागत दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। शादी में दूल्हा तय होता है, फिर लगन निकलते हैं, फिर वेन्यू फिक्स होता है, लेकिन दिल्ली का सीएम बनाने में सीक्वेंस एकदम उल्टा है। रामलीला मैदान में कॉन्ट्रैक्टर यादव जी आज शपथ ग्रहण की सारी सामग्री, टेंट, कुर्सियां, कारपेट लेकर पहुंच गए, काम शुरू कर दिया। सारे चीज स्टेज का है, पूरे बाउंड्री वॉल है, चेयर है, सोफा है,
कारपेटिंग है, पूरा सारी चीज़ है इसमें लगाने का पूरी जिम। मंच कितने बनेंगे, क्या विशेषताएं होंगी? अभी जो है ना फाइनलाइज नहीं है, 1:30 बजे के आसपास मीटिंग है, उस मीटिंग में फाइनल होगा कि क्या कितना साइज है और क्या है, वो फाइनल 1:30 बजे के बाद बताओ। यादव जी ने वैसे ही सस्पेंस रखा जैसा सीएम के नाम पर बीजेपी बनाए हुए है। फिर भी सूत्रों से पता चल गया कि दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे होगा। रामलीला मैदान में शपथ समारोह के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। समारोह में 20 राज्यों के सीएम, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और संत रहेंगे। आम लोगों के लिए मैदान में 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। लेकिन असल बात जो दिल्ली जानना चाहती है वो ये कि उसका नया सीएम कौन होगा। 10 दिन में 15 नाम चर्चा में आ चुके हैं। कुछ तो पता चले कि इनमें से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 14 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बारात निकाली थी। बीजेपी के मजे लूटे थे। पूछा था दिल्ली में उसका दूल्हा कौन। लेकिन चुनाव में बीजेपी 48 सीटें जीत गई। फिर भी उसी दूल्हे वाली समस्या से जूझ रही है। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। हमारे पास इतने सारे चेहरे हैं कि उनमें से चयन करने में दिक्कत हो रही है। उनकी तरह नहीं है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा और उसके बाद बाकी सब खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री। अरे समय आने दीजिए, अगले 1-2 दिन में हमारी घोषणा हो जाएगी, चिंता मत करिए। सीएम की रेस में कितने चेहरे थे वो हमने आपको पहले दिखा दिए। अब दिखाते हैं 48 घंटे से कौन से 2 चेहरे ट्रेंडिंग हैं और शाम के 2 चेहरे कौन हैं जो फिर से चर्चा में आए हैं। 48 घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के नामों की है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार 3री बार विधायक चुने गए हैं। रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है। विजेंद्र 2015 और 2020 में आपकी लहर में भी जीते थे। रेखा 2015 से चुनाव लड़ रही हैं। 2025 में पहली बार जीती। विजेंद्र 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। रेखा 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। दिल्ली में आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और रेखा गुप्ता भी डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। विजेंद्र गुप्ता का प्लस पॉइंट है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पार्टी के सबसे बुरे दौर में उसका झंडा उठाए रखा। रेखा गुप्ता का प्लस ये है कि महिला वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लौटा है। महिला सीएम बनाकर बीजेपी इस रुझान को और बढ़ाने पर काम कर सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली मोदी जी को सौंपी है और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। तय की शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के पास सीएम को लेकर अंतिम समय तक चौंकाने की कला रिजर्व है। इसलिए आज फिर 2 नाम रेस में लौट कर आए जो कुछ दिन पहले थे फिर बहुत पीछे हो गए। ये नाम है राजकुमार भाटिया और अजय महावर। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से पहली बार चुनाव जीते हैं। अजय महावर गोंडी सीट से दूसरे बार बड़े अंतर से जीते हैं। भाटिया दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। एमसीडी में मनोनीत पार्षद थे। अजय महावर पिछली विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप थे। एक जमाना था जब हर नेता चाहता था कि मुख्यमंत्री की रेस में उसका नाम बढ़ा चढ़ा कर लिया जाए। लेकिन अंदर की बात बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं मिलता जो चाहे कि उसके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर की जाए, क्योंकि इसे इस बात का डर है कि चर्चा से काम कहीं उल्टे बिगड़ ना जाए। बहरहाल दिल्ली को जब तक सीएम नहीं मिल जाता, दिल्ली के एलजी साहब फुल फॉर्म में हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से लड़ने भिड़ने का रिकॉर्ड बना दिया था। कल एक कार्यक्रम में एलजी विनय सक्सेना को मौका मिला तो उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को नाटकबाज और फ्लॉप एक्टर जैसे न जाने किन किन शब्दों से नवाजा है। दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले वक्त ने करवट ली है। दिल्ली के लोगों ने एक नई सरकार चुनी है। चुनावी खींचतान के बीच पूरी दिल्ली मानो एक रंगमंच बन गई थी। हर किरदार बखूबी अपने डायलॉग्स पढ़ रहा था और एक्टिंग कर रहा था। कोई अपने किए पर पर्दा डाल रहा था तो कोई जन आकांक्षाओं की बात कर रहा था। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग के
कारण लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं और पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हालांकि एलजी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक रूप से इतना बिंदास कम ही होता है। ये कमेंट सुनने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बीजेपी काहे को सीएम के लिए इतनी परेशान हो रही है। एलजी विनय सक्सेना कर तो रहे हैं उसकी बैटिंग, सीएम की जरूरत ही क्या है। खैर, आम आदमी पार्टी ने एलजी पर कोई कमेंट नहीं किया। पार्टी आज सियासी जोड़ घटाने में ही लगी रही। बीजेपी को सीएम ढूंढने में वक्त लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी 10 दिन में यह तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी होंगी या फिर कोई और होगा। अंदाजा था कि आज की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद गोलमोल जवाब ही बाहर आया है। हमारी तो जिम्मेदारी आती है जिस दिन सदन बुलाया जाएगा, पहले जो है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद शपथ लेता है। शपथ के बाद उसका अगला चरण होता है कि विधानसभा की बैठक आहूत की जाती है और उस विधानसभा के अंदर जो है वो एलओपी जो है उसकी जो है जिम्मेदारी दी जाती है। तो सदन की बैठक बुलाई जाएगी, उसके पहले हम वो निर्णय ले लेंगे। दिल्ली में नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सरकार की तस्वीर साफ होने से पहले ही आगे की रूपरेखा तैयार हो गई है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनते ही यमुना के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। एक्शन प्लान सिर्फ कागज ही नहीं, यमुना किनारे भी नजर आने लगा है। क्या है यमुना को साफ करने का भगीरथ प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। 8 फरवरी को जिस भागीरथ संकल्प को पीएम मोदी ने विजय संबोधन में दोहराया, महज 10 दिन के भीतर उस मिशन को साकार करने की शुरुआत हो गई। मैली और काली यमुना में ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट आज लगातार दूसरे दिन मिशन क्लीन यमुना पर नजर आए। हालांकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन एलजी के द्वारा आप देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है। घाटों पर जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उसे उठाया जा रहा है और साथ ही 7 मशीनें लगाई गई हैं यमुना में जो ठोस कचरा है उसे निकालने के लिए। 13 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी में अफसरों को यमुना की सफाई में तुरंत जुट जाने के निर्देश दिए थे। शुरुआत कचरा और गाद गंदगी हटाने से हुई। संकल्प 2027 के अंत से पहले यमुना को निर्मल करने का है। देखिए, यमुना को एक ही चरण में साफ किया जाएगा अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक। हाँ, पैरेलली इसमें कई काम होंगे। ये नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होगा। यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। यमुना मैया को 3 साल में निर्मल और अविरल बनाने के लिए मिशन मोड में 4 चरण की रणनीति बनाई गई है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, अन्य गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, अन्य बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। और चौथा, 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरी करने के लिए नए STP, DSTP बनाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कारखानों से नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और DDA समेत तमाम एजेंसियों को तालमेल से काम करने को कहा गया है। मिशन क्लीन यमुना में इन सभी कामों की हर हफ्ते हाई लेवल मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी का दावा है कि बहुत जल्द दिल्ली में यमुना का वो रूप दिखेगा जैसा किसी ने सोचा भी ना था। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर भी हम लोग हैं वहां अपने काम को करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, बहुत जल्दी यमुना साफ होती दिल्ली की जनता को नजर आएगी और जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री जी की बात पे इसीलिए भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार है। 3 पड़ोसी राज्य जहां से यमुना गुजरती है वहां भी बीजेपी की सरकारें हैं। माना जा सकता है कि यमुना पर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है,
मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। यमुना के कायाकल्प में बीजेपी ने वैसे भी साबरमती को मॉडल बनाया है। साबरमती रिवर फ्रंट जैसा ही रूप देने का वादा दिल्ली वालों से अपने संकल्प पत्र में भी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना सफाई था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी उठाया था और दिल्ली की जनता को भरोसा दिया था कि अगर उसकी सरकार दिल्ली में बनती है तो सबसे पहले यमुना की सफाई शुरू की जाएगी। और यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद से ही काम शुरू हो गया है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद की पहचान बन चुका है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी अहमदाबाद आते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट जरूर पहुंचते हैं। बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती का उद्धार किया, वही पीएम रहते यमुना का करना चाहते हैं। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं पनपी, इंसानों की खानाबदोश जिंदगी को आशियाना मिला, लेकिन इंसानों ने बदले में नदियों के साथ क्या किया, उसका जवाब आपको अपने आसपास की नदियों के हालात बता देंगे। जिस दिल्ली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बैठती है, यहां की यमुना नदी सबसे बेहाल है। क्यों हुई यमुना की ये दुर्दशा, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से लदी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच है यमुनोत्री ग्लेशियर। यही है मां यमुना का उद्गम स्थान। ऋग्वेद से अथर्ववेद तक में इसके पौराणिक महत्व का उल्लेख है। महाभारत में यमुना को पवित्रता की देवी और समस्त जीवों के उद्धार का स्रोत कहा गया है। पहाड़ों से निकलकर यमुना हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचती है तो निर्मल और अविरल यमुना गंदगी से काली दिखाई देने लगती है। मानो पाप से मुक्ति देने वाली यमुना खुद दिल्ली में शापित हो। गलती से भी कोई यहाँ डुबकी लगा दे तो मान लिया जाता है कि उसके अस्पताल में बुकिंग कंफर्म है। अब बीजेपी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि यमुना को हर हाल में साफ किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े वायदे करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है। और अब आज का जनहित मंत्र। भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ शतक त्रय में लिखा है, शीलम परम भूषणम, जिसका मतलब है मनुष्य का स्वभाव, चरित्र और व्यवहार ही उसके सबसे कीमती आभूषण हैं। आपकी एक मुस्कान आपके मेकअप और आपके गहनों से भी ज्यादा आकर्षक होती है। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।